Hello students, let us start quadrature. This is first lecture of quadrature. इसमें आपको हम बेसिक्स कुछ समझाएंगे क्वाड्रेचर के बारे में। तो बेसिक्स देखो बोर्ड पर लिखा है, आप इसे देखें, दो बातें लिखी हुई हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एरिया बाउंडेड बाई अ कर्व इज नोन एज क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर जो वर्ड है वो आखिर में क्या बताता है? किसी, हिंदी बोल दे रहा हूं मैं, किसी वक्र के द्वारा आबद्ध क्षेत्रफल को प्राप्त करना, निकालना, कैलकुलेट करना क्वाड्रेचर, क्षेत्रमिति कहते हैं। क्वाड्रेचर की हिंदी बनाई गई है क्षेत्रमिति। दूसरी बात लिखी हुई है, एन एरिया इज इनवेरिएंट अंडर ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ट्रांसलेशन और रोटेशन के अंतर्गत एरिया इनवेरिएंट माने अपरिवर्तनीय होता है। ट्रांसलेशन समझते हैं ना आप, जैसे किसी चीज़ को ऐसे खिसका दें, है ना, चाहे जिधर भी खिसका दें, वो ट्रांसलेशन है। रोटेशन माने घुमा दें। तो आप देखें जैसे कि ये एरिया है, ये एरिया है, ये आपको दिख रहा होगा रेड रेड, है ना, पूरा एरिया। अब इसे चाहे जिधर खिसका दें, क्या एरिया बदलेगा? क्या, है ना, चाहे जिधर खिसका दें, चाहे जैसे खिसका दें, एरिया नहीं बदलेगा। और वही बात ये है कि इसको हम अगर रोटेट कर दें तो एरिया बदलेगा क्या? चाहे जितना रोटेट कर दें, है ना। इसको हम एकदम रोटेट करके ऐसे कर दें, चाहे रोटेट करके ऐसे कर दें, तो रोटेशन और ट्रांसलेशन का एरिया पे कोई असर नहीं पड़ता है। ये बात आप जान लीजिए, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन में सहूलियत हो, इसके लिए हम एरिया को रोटेट कर देते हैं या ट्रांसलेट कर देते हैं ताकि ईजिली कैलकुलेशन हो सके। तो ये चीज़ दिमाग में बैठाई रहेगी। एरिया बाउंडेड बाई कर्व आप पढ़ने जा रहे हैं। आपको कर्व्स के बारे में मुकम्मल जानकारी यानी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। कर्व ट्रेसिंग पे हमने बहुत सारे वीडियोस दे रखे हैं। आई थिंक हमने 21 वीडियोस कर्व ट्रेसिंग पे दे रखे हैं। कर्व ट्रेसिंग पे 21 वीडियोस नहीं हैं। शुरू में तो बहुत सारे वीडियोस हैं कर्व ट्रेसिंग की तैयारी पे, जैसे कि तैयारी के लिए सिम्टोड्स जानना आपको बहुत ज़रूरी है। टेंजेंट्स वगैरह के बारे में, टेंजेंट सेट पोल, टेंजेंट सेट ओरिजिन वगैरह जानना आपका बहुत ज़रूरी है। सिंगुलर पॉइंट्स के बारे में जानना ज़रूरी है, कनकेविटी, कन्वेक्सिटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, डबल पॉइंट्स के भी टाइप्स होते हैं, नोड, कस्प, कंजुगेट पॉइंट, इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद फिर किसी वीडियो में हम जो है सिमेट्री वगैरह के बारे में बताए हैं। सिमेट्री तो बहुत ही बढ़िया टूल है। क्वाड्रेचर में सिमेट्री का बहुत योगदान है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद तब स्टैंडर्ड कर्व्स की हमने लिस्ट प्रोवाइड की हुई है। 2 वीडियोस तो हमारे सब उसी लिस्ट में चले गए होंगे। और फिर कर्व ट्रेसिंग पर वीडियोस हैं, ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व्स, ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व्स, ट्रेसिंग ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स। तो पैरामेट्रिक कर्व्स ट्रेस करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसलिए उसके फेर में हम लोग क्वाड्रेचर पढ़ते समय ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन पोलर कर्व ट्रेस करना, कार्टेशियन कर्व ट्रेस करना आपको आना ही चाहिए। और जो स्टैंडर्ड कर्व्स है ना, उनके बारे में आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। देखो इंटरमीडिएट में भी कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रखा है, जैसे कि पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। ये मेन है। सर्किल तो एलिप्स का पर्टिकुलर केस होता है। तो आप बताएं, क्या पैराबोला के बारे में आपको बहुत सारे डेटा नहीं याद है? अगर हम लिख दें y² = 4ax, तो क्या आप नहीं बता देंगे? ये पैराबोला x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, इसका एक्सिस x एक्सिस होता है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है और वर्टेक्स पर टेंजेंट y एक्सिस होता है, इसका फोकस a0 पर होता है और इसका डायरेक्ट्रिक्स x = -a होता है, इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होता है ना। इतने डेटा आपको फटाफट मालूम है। ऐसे x² / a² + y² / b² = 1 हम एलिप्स लिख दें तो इसके बारे में फटाफट आप बताएंगे। इसके 2 फोसाई होते हैं, एक का कोऑर्डिनेट ae0, एक का कोऑर्डिनेट -ae0। इसके 2 वर्टिसेस होते हैं a0 और -a0। मेजर एक्सिस x एक्सिस होता है, उसकी लंबाई 2a होती है। माइनर एक्सिस y एक्सिस होता है, उसकी लंबाई 2b होती है ना। ऐसे बहुत से डेटा। फोकल डिस्टेंस का डेटा है, पोलर में भी है, इसमें भी है। PS + PS' = 2a, उसमें किसी भी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस x + a होता है पैराबोला के केस में। इसी प्रकार हाइपरबोला है, x² / a² - y² / b² = 1। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, कंजुगेट एक्सिस होता है, वर्टिसेस होती हैं, सेंटर होता है,
डायरेक्ट्रिसेस हैं, फोसाई हैं और एसिम्प्टोट्स हैं। एसिम्प्टोट्स इसी में होते हैं केवल हाइपरबोला में। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना। ये सब आपको मालूम होना चाहिए और मालूम थे भी। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, जब आप बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या ग्रेजुएशन में आओगे तो इंटरमीडिएट में आप 3 स्टैंडर्ड कर्व्स पढ़े थे, अब आपको लगभग 13 स्टैंडर्ड कर्व्स पढ़ने होंगे और उन स्टैंडर्ड कर्व्स के बारे में सब डेटा आपको याद होना चाहिए। जैसे हमने कह दिया एस्ट्रॉयड, तो फट से आपके दिमाग में घूमना चाहिए एस्ट्रॉयड का ये कार्टेशियन इक्वेशन होता है, एस्ट्रॉयड का ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस होते हैं, एस्ट्रॉयड की सिमेट्री 5 प्रकार की होती है, एस्ट्रॉयड में 4 कस्प्स होते हैं, उनके फला कोऑर्डिनेट्स हैं। ये सब तुरंत आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए और अगर नहीं घूमेगा तो फिर आपको क्वाड्रेचर नहीं समझ में आएगा। इसके बाद रेक्टिफिकेशन भी है जिसमें आर्क लेंथ आप नापते हो, वहाँ भी यही प्रॉब्लम है। तो इसलिए मेरी आपसे मेरा आग्रह है, गुजारिश तो मैं नहीं करूँगा, बच्चों से मैं गुजारिश तो कर नहीं सकता, लेकिन मैं आग्रह करूँगा और फोर्सली मैं आग्रह करूँगा कि आप क्वाड्रेचर सच में सीखना चाहते हैं तो कर्व्स, स्टैंडर्ड कर्व्स के सारे डेटा आप पहले दिमाग में बैठा लें, चाहे जैसे बैठा लें। सबका तरीका अलग अलग होता है बातों को याद रखने का, रिटेन करने का। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ सिमेट्री की क्या भूमिका है, सिमेट्री का क्या रोल, क्या योगदान है क्वाड्रेचर में। रोल ऑफ सिमेट्री इन क्वाड्रेचर। देखो, सिमेट्री एंड क्वाड्रेचर, ऐसा मैं हेडिंग डाल के आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ। खूब बढ़िया ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि कभी कभी कोई क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड कर्व्स नहीं है तो उसका शेप हमें याद नहीं है और ट्रेस करने में समय लगेगा। हम ट्रेस भी नहीं करना चाह रहे हैं, भाई कहीं मजबूरी फंस गई तब तो ट्रेस करना ही पड़ेगा। तो बिना ट्रेस किए हम आइडिया लगा लें, लॉजिकली आइडिया लगा लें ना। तो वही ये सब जो मैं समझा रहा हूँ ये आपको लॉजिकली आइडिया लेने में आसानी कर होगा। नंबर 1, इफ द कर्व, ये आपको हम समझा रहे हैं कि कर्व के द्वारा बाउंडेड एरिया निकालते समय ये डेटा काम आएगा। इफ द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ये तब एरिया क्या होगा? एरिया बराबर होगा 2 ट्वाइस ऑफ एरिया एबव एक्स एक्सिस। अब इसे आप समझ लीजिए। मान लीजिए हम एलिप्स बना दे रहे हैं, इसी से आप समझ लो, इस कर्व से आप बहुत बेहतर रूप से परिचित हो। एलिप्स, ये एक्स एक्सिस है, ठीक ना। तो एलिप्स एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है कि नहीं? एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है का मतलब ये है कि जो शेप एंड साइज एक्स एक्सिस के ऊपर है वही शेप एंड साइज एक्स एक्सिस के नीचे है। और सिमेट्री देखना आपको कर्व ट्रेसिंग में सिखाया गया है, वो मैं फिर से चर्चा कर दूंगा, फिर से सिखा दूंगा सिमेट्री कैसे देखी जाती है। लेकिन आप पहले इस अर्थ को समझें कि सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होने का क्या मतलब होता है। सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस का होने का मतलब ये होता है कि जो शेप एंड साइज, यानी जो आकार और आकृति एक्स एक्सिस के ऊपर है वही शेप एंड साइज एक्स एक्सिस के नीचे है। इसका मतलब जितना एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ेगा उतना ही एरिया एक्स एक्सिस के नीचे पड़ेगा। इसलिए हम एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया निकाल के 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये सिमेट्री की भूमिका देखें आप। इसके बाद जब लिमिट की बात आएगी तो मैं फिर वो समझा दूंगा लिमिट कैसे निकाली जाती है। इफ द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, इफ द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। अब कर्व यदि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो क्या कॉन्सेप्ट आएगा? मैं फिर इलिप्स से ही इस चीज़ को समझा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि हमें मालूम है, आपको भी मालूम है, सिमेट्री देखने का तरीका यदि ध्यान होगा तो उससे हमको पता है कि ये जो इलिप्स है ना, ये वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है का मतलब क्या हुआ? जो शेप एंड साइज वाई एक्सिस के दाहिने है, जो शेप एंड साइज वाई एक्सिस के दाहिने है वही शेप एंड साइज वाई एक्सिस के बाएं है ना। इसका मतलब वाई एक्सिस के दाहिने जितना एरिया पड़ेगा उतना ही एरिया वाई एक्सिस के बाएं पड़ेगा। इसलिए हम वाई एक्सिस के एक तरफ का एरिया निकाल के 2 से गुणा कर देंगे।
अब हम दाहिने तरफ का एरिया निकाल के 2 से गुणा करेंगे। दाहिने तरफ का इसलिए करते हैं क्योंकि इधर x की लिमिट हम लेंगे तो वो पॉजिटिव लिमिट आएगी, इधर निगेटिव लिमिट आएगी, झंझट बढ़ाएगा ही। तो इसमें एरिया क्या लिखेंगे, एरिया, अब एबव वर्ड नहीं लिखेंगे, एरिया राइट टू वाई एक्सिस के दाहिने तरफ का एरिया मल्टीप्लाइड बाई 2। तो देखो ये सिमेट्री का है खेल, अगर आप सिमेट्री पहचान लिए। अब प्रश्न उठता है कि यदि कर्व दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। नंबर 3, इफ द कर्व इज सिमेट्रिकल about both the axes, तो आप खुद सोचिए। हम एलिप्स से इसको फिर समझा रहे हैं। एलिप्स से ही समझ लीजिए, क्योंकि अभी हमने बताया ना कि एलिप्स एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल होता है, वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको सोचना पड़ेगा। जो शेप एंड साइज एक्स एक्सिस के ऊपर है वही शेप एंड साइज एक्स एक्सिस के नीचे है। जो शेप एंड साइज वाई एक्सिस के दाहिने है वही शेप एंड साइज वाई एक्सिस के बाएं है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक क्वाड्रेंट में शेप एंड साइज समान है, सिमिलर, इक्वल। जो शेप एंड साइज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वही शेप एंड साइज सेकंड क्वाड्रेंट में, वही शेप एंड साइज थर्ड क्वाड्रेंट में, वही शेप एंड साइज फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब किसी एक क्वाड्रेंट में एरिया निकाल के 4 से हम गुणा कर दें तो पूरा एरिया निकल आएगा। तो एरिया बराबर हो जाएगा 4 इंटू एरिया इन 1 क्वाड्रेंट, कोई भी क्वाड्रेंट ले लें। 1 क्वाड्रेंट माने चतुर्थांश, किसी एक चतुर्थांश में क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुणा करना है। प्रायः हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट लेने में ना x की लिमिट पॉजिटिव रहेगी, y की लिमिट पॉजिटिव रहेगी, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की पोलर लिमिट बहुत अच्छी होती है। इस बाउंड्री का इक्वेशन हो गया थीटा इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन हो गया थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की पोलर लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई बाई 2, और 0 से पाई बाई 2 पर हमारे पास वेलिस फार्मूला है, हमारे पास गामा फार्मूला, mn फार्मूला है, और हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है। एक कर्व, इकलौता एक कर्व ऐसा है ट्रैक्ट्रिक्स, जिसमें हम कैलकुलेशन सेकंड क्वाड्रेंट में करके 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ट्रैक्ट्रिक्स में इस क्वाड्रेंट में लिमिट आता है 0 से पाई बाई 2। वहाँ पैरामीटर वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ये पोलर एंगल है, ये वेक्टोरियल एंगल है, दूसरी चीज़ है पोलर एंगल, और वो पैरामीट्रिक एंगल ना हम कहें, पैरामीटर है। पैरामीटर वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। वो कर्व है ट्रैक्ट्रिक्स। ट्रैक्ट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कर्व। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कर्व्स, लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कर्व्स में वो है। आप प्लीज़ हमारे उन वीडियोस को देखें अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो। कर्व ट्रेसिंग पे हमने बहुत कुछ बता रखा है। तो ये सिमेट्री है, सिमेट्री का रोल क्वाड्रेचर में। इसके बाद आपको हम बेसिक फार्मूला बताते हैं, कार्टेशियन फार्मूला। एरिया बाउंडेड बाय कार्टेशियन कर्व्स, एरिया बाउंडेड बाय कार्टेशियन कर्व्स, ये रहा। इसमें भी 2 स्थितियां बनेंगी। पहली स्थिति देखें, जब एक्स एक्सिस एक बाउंडिंग लाइन होगा। देखो, एरिया को बाउंड करने वाले जो लाइंस या कर्व्स होंगे उनको हम बाउंड्रीज बोल देंगे ना, बाउंड्रीज सिंगुलर प्लूरल। तो उससे आप समझ लीजिएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो एक तो हम उठा रहे हैं जिसमें एक्स एक्सिस एक बाउंडिंग लाइन है, ये कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ x। ये 2 ऑर्डिनेट्स हैं, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b।
बाउंड्रीज कौन कौन है, मैं उसे थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ। मैंने हमें एरिया कौन सा निकालना है, हम बहुत हल्के से डॉटेड डॉटेड कर दे रहे हैं, हमें यही एरिया निकालना है। दिस इज़ द एरिया बाउंडेड बाई, बाउंड्रीज बताइए। एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री एक्स एक्सिस है, और एक बाउंड्री ये लाइन है वाई एक्सिस के पैरेलल, एक बाउंड्री ये भी है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये वाई एक्सिस है ओरिजिन, ठीक। तो हमें एरिया निकालना है, ये है बाउंड्रीज, इनको हम बाउंड्रीज बोल दे रहे हैं भाई, ये बाउंडिंग लाइंस या बाउंडिंग कर्व्स हैं, ये एरिया हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम कर्व पे एक जनरल पॉइंट लेते हैं, एक्स वाई, ये ले लिया हमने पी, जनरल कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जनरल पॉइंट के, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो इसकी हाइट ये कितनी हो गई वाई। उसके बाद बगल में एक पॉइंट और ले लिया, जस्ट बगल में, जस्ट बगल में। अब बहुत रोचक बात है ये, किसी कर्व पर किसी पॉइंट के जस्ट बगल में पॉइंट आप बता ही नहीं सकते, बस एज्यूम कर सकते हैं। आप कोई भी पॉइंट लेंगे, हम कह देंगे अरे इतना गैप छोड़ दिए और पास में लो, कितना भी करीब जाएंगे हम कहेंगे और पास में जाओ। इसका मतलब जो नेबरिंग पॉइंट्स जिसको कहते हैं, वो नेबरिंग पॉइंट्स हमने ले लिया, अब हम वो बना ही नहीं सकते, तो क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा गैप डाल दे रहे हैं हम, क्लैरिटी के लिए थोड़ा गैप डाल दे रहे हैं। तो ये हो गया स्ट्रिप, इसको हम बोल रहे हैं स्ट्रिप, ये हो गया स्ट्रिप, एलिमेंट भी इसको कहते हैं, और इसके एरिया को हम बोलेंगे एलिमेंट्री एरिया ये। और इसकी चौड़ाई कितनी लें, देखो ये जो फैलाव है किधर है, एक्स के अलॉन्ग है ना, तो डेल्टा एक्स इसकी चौड़ाई ली जाती है, विड्थ, और ये हो गया लेंथ, लेंथ इनटू विड्थ, एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ एलिमेंट, एरिया ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट माने स्ट्रिप, STRIP, इज लंबाई इंटू चौड़ाई y इंटू डेल्टा एक्स, फुल स्टॉप। अब आप सोचिए, ये जो इतना चौड़ा हमने बना रखा है स्ट्रिप को, ये इतना चौड़ा नहीं है, ये बहुत पतला है, और ऐसे पतले पतले स्ट्रिप्स हम इस एरिया में कितने बना सकते हैं, असंख्य, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हम बना सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। उन सभी का एरिया निकाल के जोड़ देना है, इसका मतलब इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेशन मीन्स समेशन, तो इसी को इंटीग्रेट करना है। एरिया, एरिया बराबर हो जाएगा इंटीग्रल y डेल्टा एक्स, ये लेबनीज का कैलकुलस है, लाइबनिज का, लेबनीज के कैलकुलस में ये चलन है, डिसिप्लिन है, नोटेशनल डिसिप्लिन है कि बाहर लिखेंगे y डेल्टा एक्स, लेकिन साइन ऑफ इंटीग्रल के अंतर्गत लिखेंगे अंदर, तब इसी को हम क्या लिखेंगे y dx, यही है एरिया। अब इसकी लिमिट चाहिए ना, तो इस पर हम लिमिट लगाएंगे, अगर यहाँ इंडिकेटर dx है तो x की लिमिट लगाएंगे। अब x की लिमिट का मतलब क्या होता है, x की लिमिट का मतलब y एक्सिस के पैरेलल बाउंडिंग लाइंस के इक्वेशन, x की लिमिट माने y एक्सिस के पैरेलल बाउंडिंग लाइंस के इक्वेशंस। लिमिट्स का मतलब पॉइंट नहीं, पॉइंट पे उंगली नहीं रखिएगा। तो y एक्सिस के पैरेलल दो बाउंड्रीज हैं, एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है, इन दोनों की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, तो यहाँ पे रख दिया हमने x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी। एक फार्मूला तो ये हो गया। दूसरा फार्मूला, अब हम इसी को घुमाने जा रहे हैं कि जब y एक्सिस बाउंडिंग लाइन हो, तो जब y एक्सिस बाउंडिंग लाइन हो जाएगा तो हम क्या करें, x और y की भूमिकाओं को बदल दें, तो फार्मूला क्या निकलेगा, x इंटू डी वाई, और फिर y की लिमिट लिखी जाएगी। देखो मैं फिगर बना के बताता हूं, ये पहला केस हो गया, व्हेन x एक्सिस इज अ बाउंडिंग लाइन। अब ऐसा देखिए, अब ये कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ x, ये दो एब्सिसा हैं, y इक्वल टू सी, y इक्वल टू डी, और ये y एक्सिस है। तो ये बाउंडिंग लाइन एक ये हो गया, एक बाउंडिंग लाइन ये हो गया, एक बाउंडिंग लाइन ये हो गया, एक बाउंडिंग कर्व ये हो गया। इन चारों के द्वारा आबद्ध क्षेत्र, एरिया बाउंडेड बाई दीज फोर बाउंड्रीज, यही है। फिर क्या करेंगे, हम जनरल पॉइंट लेंगे यहाँ पे एक्स वाई, और यहाँ से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, तो ये कितना होगा,
ये हो जाएगा x, और फिर इधर की ओर इसका हम लेंथ लेंगे, लेंथ नहीं हो चौड़ाई, विड्थ ले लेंगे हम, और वो कितना होगा, y में चेंज होगा ना, तो डेल्टा वाई ये। अब इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, x इंटू डेल्टा वाई, इसी को इंटीग्रेट कर देना है। तो एरिया अब की बार हम लिखेंगे एरिया इक्वल टू इंटीग्रल x dy, y की लिमिट, y की लिमिट कैसे निकालोगे, y की लिमिट x एक्सिस के पैरेलल बाउंड्रीज के इक्वेशंस, x एक्सिस के पैरेलल एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है, इनके इक्वेशंस c टू d। तो ये कार्टेशियन कर्व की शुरुआत हमने कर दी इस बेसिक्स में। अब आपको हम एक सलाह दे रहे हैं, सजेशन, व्हेन देयर इज अ सिमेट्री, when there is a symmetry about x axis, we use the formula area equal to इंटीग्रल y dx। लिमिट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन जब करेंगे तो लिमिट क्लियर होगा, तो वही लिमिट लिखा जाएगा। नंबर 2, when there is a symmetry, when there is a symmetry about y axis, we use the formula। हाँ, एक्सेप्शनल केस को छोड़ के कोई भी एक्सेप्शनल केस अगर मिलेगा, we use the formula एरिया इक्वल टू इंटीग्रल x dy। तो इससे आप ध्यान रखिए, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री दिखाई पड़ गई कर्व में, तो हम dx जिसमें हो वो फार्मूला यूज करेंगे, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री दिख गई तो dy जिसमें हो हम वो फार्मूला यूज करेंगे। ठीक भाई, तो ये था कार्टेशियन के बारे में जानकारी। पैरामीट्रिक के लिए बहुत ज़्यादा कसरत करने की ज़रूरत नहीं है। एरिया ऑफ या एरिया बाउंडेड बाई पैरामीट्रिक कर्व्स, पैरामीट्रिक कर्व्स, ये कार्टेशियन से ही पैरामीट्रिक का हिसाब किताब बनता है। एरिया इक्वल टू इंटीग्रल y dx था ना, इसी को हम चेंज कर लेंगे, इंटीग्रल y dx को हम लिख देंगे ds बाई dt ये, या अगर हम दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे x dy, तो इसको चेंज कर लेंगे x dy बाई dt और dt। एरिया बाउंडेड बाई पोलर कर्व्स जल्दी से देख लें, इसका भी हम आइडिया दे दें आपको। एरिया बाउंडेड बाई पोलर कर्व्स, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल r स्क्वायर डी थीटा, यही फार्मूला होता है। बस इसको जल्दी से समझना चाहे तो आप समझ लें। ये कर्व है, ये इनिशियल लाइन है, ये पोल है, ये एक बाउंड्री है थीटा इक्वल टू अल्फा, ये दूसरी बाउंड्री है थीटा इक्वल टू बीटा, ये कर्व है r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। तो कर्व के द्वारा और ये दो रेडियाई वेक्टर्स के द्वारा जो क्षेत्र घिरा हुआ है उसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्या करते हैं, हम जनरल पॉइंट लेंगे r थीटा, तो r हो गया ये r हो गया, और अब इसी के बगल में एक हम और लेंगे, चलिए इसको हटा देना, थोड़ा नीचे बना लें, ये हो गया r थीटा, और ये हो गया r प्लस डेल्टा r थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ये नेबरिंग पॉइंट्स हैं, तो ये नेबरिंग पॉइंट्स है भैया, नेबरिंग पॉइंट बताए ना आप, जस्ट बगल वाला पॉइंट आप बना ही नहीं सकते, ये बहुत पास में, बहुत पास में, इतना पास में कि हम इस आर्क को सीधी लाइन समझ सकते हैं, सीधी लाइन समझ सकते हैं। ये बीच वाला एंगल कितना आएगा,
देखो यहाँ से यहाँ तक थीटा एंगल है और यहाँ से यहाँ तक थीटा प्लस डेल्टा थीटा है, तो बीच वाला एंगल हो जाएगा डेल्टा थीटा, समझिएगा। और किसी भी कर्व पर अगर आप दूर दूर हैं तब तो आर्क में और कॉर्ड में अंतर समझ में आता है, लेकिन अगर एकदम इसी के जस्ट बगल वाला पॉइंट ले लें तो कहाँ आर्क कहाँ कॉर्ड कुछ समझ में नहीं आएगा, तो उसको हम सीधी लाइन समझ लेते हैं, उसको जीवा समझ लेते हैं, कॉर्ड समझ लेते हैं। तो ये जो छोटा सा स्ट्रिप बन रहा है, स्वीपिंग स्ट्रिप, इसका हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ एलिमेंट इक्वल टू, इससे समकोण त्रिभुज मान लो, ये सीधी लाइन मान लो, क्योंकि ये और ये एकदम पास में, एकदम जस्ट बगल वाला पॉइंट है। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस कितना है, ये एकदम पास में है, तो इसको आप यही मान लीजिए r इंटू परपेंडिकुलर ये। अब आपको पता है ना, अगर ये r हो और ये थीटा हो तो r कितना होता है, r डेल्टा थीटा, ये इंटर में आप पढ़े होंगे। तो कुल मिला के कितना आ गया 1/2 r स्क्वायर डेल्टा थीटा, 1/2 r स्क्वायर डेल्टा थीटा। जब इंटीग्रल के साइन के अंतर्गत लिखेंगे तो डेल्टा थीटा को क्या लिखेंगे, d थीटा लिखेंगे। तो आज की शुरुआत में बस इतना ही। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और आपको हम वीडियोस देते रहेंगे क्वाड्रेचर पर। थैंक यू वेरी मच।